नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स था कि सर इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल की क्या सिचुएशन है, उसके बारे में एक अपडेट जरूर दीजिएगा। आपके क्या राय है जरूर बताइएगा। तो चलो उसी के बारे में चर्चा करूंगा, मेरे कौन सा पोजीशन है और किस तरीके से मैं इस कंपनी को देखता हूँ, और सारी डिटेल्स में इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं आरती इंडस्ट्रीज के बारे में। आप सभी जानते हैं आरती इंडस्ट्रीज इंडिया के एक लीडिंग कंपनी है, और आरती इंडस्ट्रीज के बारे में एक चर्चा मैं जरूर करूंगा। इस कंपनी देखा जाए तो बेसिकली एक फार्मास्यूटिकल सॉरी माफी चाहता हूँ, केमिकल्स इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। और केमिकल इंडस्ट्रीज में आज जिस तरीके से हालत है उस हिसाब से देखा है तो सारे कंपनी के देखिए प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है, और सारे कंपनीज का सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है। तो यहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए आरती इंडस्ट्रीज के जो सेल्स ग्रोथ है वहाँ पे पॉजिटिविटी है, और प्रॉफिट ग्रोथ में जो नेगेटिविटी है वो एक्चुअली उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है जो बाकी कंपनीज के बड़े से बड़े नेगेटिव देखने को मिला। जैसे जैसे एसआर इंडिया के सबसे बड़े कंपनी होने के नाते भी इसका नेगेटिविटी ज़्यादा देखने को मिलेगा, और बाकी कंपनीज का आपका हालत आप देख सकते हैं। तो देखिए कंपनीज के जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का जो डिमांड है ऑब्वियसली बहुत तेजी से ग्रोथ करने का कोशिश वो करेंगे, क्योंकि कंपनी का जो मार्केट शेयर है आप वो देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो जो बेंजीन जो डेरिवेटिव्स है वो ग्लोबली मार्केट में कंपनी 25% मार्केट शेयर लेकर चला है। और साथ ही साथ कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में 52% कंपनी का बिजनेस चल रहा है। बाकी देखिए आप चाइना में 6%, साथ ही साथ यूरोप में 11%, नॉर्थ अमेरिका में 13% एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 15%। मतलब इंडिया में 50% के बाद बाकी जो प्रोडक्ट है इसका वो ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रोडक्ट बेचा जाता है। और बेसिकली इसका जो प्रोडक्ट है वो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर है, जिस प्रोडक्ट का डिमांड आज बहुत हद तक कम हो चुके हैं। स्पेशलिटी केमिकल का प्रोडक्ट का आप किसी भी कंपनी को देख लेना जिसका प्रोडक्ट स्पेशलिटी केमिकल है, उसका हालत आज खराब हो चुके हैं। तो 83% स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। बाकी देखिए फार्मा के ऊपर कंपनी 16% काम कर रहा है, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट के ऊपर 16% कंपनी काम कर रहा है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी की जो सिचुएशन है अभी, तो धीरे धीरे करके कंपनी को रिकवरी करने में टाइम लगेगा, क्योंकि प्रोडक्ट का डिमांड जब तक ना बढ़े तब तक इसका ग्रोथ नहीं होगा। जैसे इसका जो स्पेशलिटी केमिकल्स है उसमें एग्रीकल्चर के ऊपर 30% कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं, और साथ ही साथ पॉलीमर एंड अदिसाब इंडस्ट्रीज में 26%, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में 20%, साथ ही साथ डाइस एंड पिगमेंट्स सेगमेंट के ऊपर जो पेंटिंग सेगमेंट है, इंक सेगमेंट है, उसके ऊपर 12% एंड अदर्स के ऊपर 12%। तो अलग अलग कैटेगरीज जो मतलब प्रोडक्ट है, जो अलग अलग प्रोडक्ट है वो अलग अलग सेक्टर में कंपनी बेचते हैं। तो ओवरऑल इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो सबसे पहले मैं आपको एक डेटा आपको दिखा दूं। देखिए आज केमिकल सेक्टर का हालत खराब है, फिर भी इस कंपनी के सेल्स में उतना कमियां देखने को नहीं मिला। हाँ, पिछले क्वार्टर्स में बहुत ज्यादा कमियां हो गया था, उसको कंपनी क्या क्या रिकवरी की और एक्सपेंस को कंपनी मिटाया, उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 137 से 124 करोड़ बना। मतलब कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है जो पहले 150-200 करोड़ हो गया था, वो घट के आज 125 करोड़ तक आ चुके हैं। मतलब कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज तो बनता हुआ देखने को मिले। बाकी देखिए कंपनी के एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक कोई माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स तो है कंपनी का, जो कंपनी को ग्रोथ करने के लिए काफी है। बाकी देखिए बैलेंस शीट में देखेंगे तो कंपनी के जो बोरिंग्स है वो भी देखिए थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिले। जो पिछले बार 2,900 करोड़ था वो इस बार 3,200 करोड़ बना, और रिजर्व भी देखिए 4,700 करोड़ से 4,800 करोड़ तक कंपनी का रिजर्व देखने को मिले। अभी कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट है उसके बारे में बात करूँ तो 4,800 से 5,200 करोड़ तक कंपनी का फिक्स एसेट देखने को मिला। तो अभी कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, देखिए बहुत दिनों से मैं एक पैटर्न्स को फॉलो अप करके चल रहा था, और मैंने आपको आपके साथ शेयर भी किया कि मैंने किस लेवल में बाई किया। देखिए शोल्डर कम हेड और कम शोल्डर बना, और जब मैंने आपको यहाँ पे बाई कर जब किया था तब मैंने आपके साथ शेयर किया, इसीलिए क्योंकि आपको भी सीखने का मौका मिले। मैं कोई भी आपको ट्रेड नहीं दे रहा हूँ कि आप बाई करें मेरे टेक्निकल बेसिस में, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है, हर किसी का अलग अलग टेक्निक होते हैं। उस टेक्निक को फॉलो अप करिए, आप स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। हाँ, मेरे टेक्निक अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बैक टेस्टिंग करिए, एटलीस्ट 6 मंथ तक बैक टेस्टिंग करिए। उसके बाद आपको खुद ही पता चलेगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी मेरा पेड वर्जन नहीं है। तो मैं हमेशा आपको सिखाने की जो कोशिश करता हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर सीखना है तो जरूर मेरे साथ जुड़े रहिए। तो फाइनली देखिए फिर से एक बार मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे कब बना
और उसके बाद एक हैंडल बनने का इंतजार करो। अगर इस कप विथ 100% बना तो एक लंबा जर्नी फिर से एक बार देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बजाज फाइनेंस। इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। इंडिया की लीडिंग कंपनी है, साथ ही साथ कंपनी कुछ टाइम और पीरियड से कंपनी के ऊपर जिस तरीके से करेक्शन और गिरावट का माहौल देखने को मिले, देखिए आप खुद ही देख सकते हैं। इस तरीके से एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना था, उसके बाद एक छोटा सा शोल्डर बना, और फाइनली देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो गया था। ऐसे नहीं कि ब्रेकआउट नहीं हुआ, ब्रेकआउट तो हुआ था, मगर ब्रेकआउट के ऊपर कोई क्लोजिंग कैंडल, ग्रीन कैंडल नहीं दिखा। तो इसको कहा जाता है कन्फर्मेशन कैंडल। तो ब्रेकआउट के बाद कन्फर्मेशन कैंडल अगर मिलता तो मैं जरूर एंट्री लेता। तो यहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं मिला, उसके बाद बिग फॉल हो गया। और मैंने आपको ये भी बताया कि इसका जो नीचे साइड में जो लेवल है, वो लेवल बहुत स्ट्रांग है। ये जो रेंज है देखिए, इस लेवल से एक रेंज बना, स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, सॉरी स्ट्रांगली एक सपोर्ट है, और अप लोअर साइड से भी एक सपोर्ट मिला। तो दो तरीके से यहाँ पे स्ट्रांगली कंपनी का सपोर्ट मिला, और वही सपोर्ट को फेस करके कंपनी देखिए किस तरीके से रीबैक कर रहा है। अभी दो तरीके से सिनेरियो बनेगा। पहले ऊपर साइड में जाने के बाद यहाँ पे देखिए 200 जो ईएमए है, इसको टच करेंगे, उसके बाद उसको ब्रेक करेगा तो हायर लेवल तक 8000 लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको दिखा दूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब जब यहाँ पे 200 ईएमए के नीचे आया था, तब इसका आरएसआई भी देखिए, आरएसआई कब नीचे आया। आरएसआई देखिए यहाँ पे 30 के नीचे कब आया था, इस कैंडल में, इस बिग कैंडल में 30 के नीचे आया था। मतलब यही रेंज के, अगर यही रेंज को मैं मार्किंग करूं, तो जो टारगेट निकल के आएगा वो 70 का जो मतलब आरएसआई का 70 लेवल जब टच करेंगे, उसको जब ब्रेक करेंगे, तब मैं एग्जिट लूंगा। मतलब इस लेवल में एक एंट्री पॉइंट है, और मेरा टारगेट होगा इसके ऊपर। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से आरएसआई ऊपर जा रहा है, वो इजीली इस 200 डेज ईएमए को टच करेंगे, और यहाँ पे भी 70 के ऊपर चला जाएगा, तो एक अच्छा खासा टारगेट बनेगा। हाँ, मान ले तो छोटा सा टारगेट बनेगा, क्योंकि फिलहाल के अगर एंट्री लेवल से अगर मैं करंट लेवल तक देखूँ तो 5% एंट्री टारगेट मिला, और वो भी कितना, 50 दिनों में। मुझे लग रहा है 7 to 8% का टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर मेरा बुलिश सिचुएशन है। मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड, जिसको हम लोग इंडिगो नाम से जानते हैं। इसका 50% ऑफ मार्केट शेयर एविएशन इंडस्ट्रीज में है, और एक अलग लेवल का कंपनी है। क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर जब भी स्टडी करता हूँ, तब मुझे एक पॉइंट जरूर बेस्ट लगता है। कंपनी लॉस मेकिंग है मानता हूँ, मगर इस सेक्टर में फिर भी लीडर इसीलिए है क्योंकि कंपनी सबसे सस्ते दामों में एयरलाइंस का फैसिलिटीज देते हैं। देखिए एयरलाइंस इंडस्ट्रीज बहुत सारे आए गए, बहुत सारे कंपनीज आए, और वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, खत्म भी हो गया, उसका बिजनेस पूरा का पूरा बंद हो गया। फिर भी इंटरनेशनल सॉरी इंटर ग्लोबल एविएशन जो कंपनी है वो अलग लेवल का काम कर रहा है। मैं ऐसे बात क्यों कर रहा हूँ, चलो मैं आपको कुछ पॉइंट्स शेयर करता हूँ तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मार्केट शेयर के बारे में बात करो, आप देख सकते हैं डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स है उसमें पैसेंजर जो कैरियर जो मार्केट शेयर है उसमें 60% मार्केट शेयर अकेला इंडिगो लेकर रखा है। साथ ही इंटरनेशनल पैसेंजर जो कैरियर ऑप्शन है उसके ऊपर 18% मार्केट शेयर कंपनी लेकर रखा है। तो एक बेस्ट तरीके से कंपनी का बिजनेस चल रहा है। हाँ, मान ही लेता हूँ कंपनी के ऊपर सबसे जो बड़ा खतरा है वो क्या है, वो कंपनी का एक्सपेंस। एक्सपेंस किस लिए होता है, कंपनी का फ्यूल का प्राइस बढ़ जाना, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाना, ये कंपनी के लिए खतरा बन सकता है। जैसे कंपनी का सेल्स कितना भी अच्छा हो, हर साल में देखिए कंपनी हर साल में खुद के सेल्स को बढ़ाते चले गए, सेल्स अलग लेवल में किया, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखिए इतने दिनों से जो लॉस मेकिंग कंपनी था, फाइनली वो देखिए धीरे धीरे करके प्रॉफिट करना स्टार्ट किया, और इस बार तो सारे हद पार कर दिए, पिछले सारे क्वार्टर्स को ब्रेक करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर एक बुलिश फील के हिसाब से देखता हूँ। और बाकी मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो बोरिंग्स है वो इस बार हाईएस्ट बोरिंग्स देखने को मिला। देखिए 2-3 हज़ार करोड़ का बोरिंग्स था, वो बढ़ के आज करीबन करीबन 50,000 करोड़ के आसपास बोरिंग हो चुके हैं। ये कंपनी के लिए एक बिग नेगेटिव पॉइंट्स है। उसके साथ साथ कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट है वो भी देखिए बढ़ता हुआ देखने को मिले। कंपनी का अदर्स एसेट जो है उसमें देखेंगे तो कंपनी को अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी मिला, और 15,700 करोड़ का टोटल कंपनी के हाथ में कैश है। तो ओवरऑल कंपनी का फिक्स एसेट, मतलब कंपनी का फिक्स एसेट कितना है, 31,957 क्लास, उसके साथ हाथ में जो कैश है 15,738। तो कुल मिलाकर 47,000 का हाथ में कैश और फिक्स एसेट है, जो खुद के कर्जे को मिटा नहीं पाएंगे। तो यही कंपनी के लिए खतरा बन सकता है। हाँ, कर्जा क्यों लिया, क्योंकि बिजनेस को बड़ा करने के लिए और बिजनेस को और भी ज्यादा ग्रोथ करने के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कर्जा है वो किस बेसिस में है, कंपनी के देखिए कोई भी एज ए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कोई कर्जा नहीं है। ध्यान से देखना इस चीजों को, कि लॉन्ग टर्म में कोई कर्जा है बिल्कुल नहीं, शॉर्ट टर्म में कर्जा है
ना के बराबर। तो कर्जा कहाँ पे है? लीज लायबिलिटी, मतलब कंपनी जो लीज लिया, मान के चलिए कोई भी आप दुकान भाड़े पे लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डिपॉजिट मनी देना पड़ता है, लीज लेना पड़ता है। तो उसी तरीके से लीज लेने के लिए जो पैसा देना पड़ेगा उसको कहा जाता है लीज लायबिलिटी। तो ये भी आपको पैसा देना होगा। तो यहाँ पे एक साथ आपको नहीं देना होगा, थोड़ा थोड़ा करके आप देंगे और पेमेंट भी कुछ अलग लेवल का होगा। तो इसलिए कंपनी के ऊपर मुझे नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा, क्योंकि अगर ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा होता तो वो एक रिक्सी गेम होता। बाकी इंटर ग्लोबल एविएशन के ऊपर चार्ट पैटर्न को दिखा दूं तो एक लंबा जर्नी, पहले एक पैटर्न तो क्रिएट हुआ था बहुत शानदार तरीके से, शोल्डर का सॉरी कप विथ 100 पैटर्न बना था, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और 10% का टारगेट मिला सिर्फ 9 दिनों के अंदर अंदर। और मैंने इंतजार किया कि कोई फिर से एक पैटर्न्स बने तो मैं काम करूंगा, तो मुझे नहीं लग रहा कोई पैटर्न्स अभी बनेगा, क्योंकि एक एक यहाँ पे एक रेंज बना था, यहाँ पे एक रेंज बना था, जो रेंज यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेंज बना। और मैंने इस रेंज के बाद एंट्री लेने का कोशिश किया। मुझे एक ब्रेकआउट चाहिए था, तो ब्रेकआउट करने के बाद एक रिटेस्टमेंट चाहिए था, मगर मुझे नहीं लग रहा जिस तरीके से वो हायर वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है वो रिटेस्ट करेगा। अगर यहाँ से एक रिटेस्ट करे उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल दिखे तो फिर से यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी एडिंग करूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए मेरा कोई एडिंग क्वांटिटी नहीं है। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि आज लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट किया है। नेक्स्ट लेवल कौन सा होगा नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अपडेट करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से अपडेट पाने के लिए चैनल को ऊपर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।